भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। 2016 में इसके अधिनियम का पुनरीक्षण हुआ और उसी अधिनियम के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की शक्तियां मिलती हैं, जिसमें हम लोग मानकीकरण सर्वप्रथम हमारा मुख्य कार्य वो करते हैं। मानकीकरण में मानक का निर्धारण करना, उसका संवर्धन करना, उसके हितधारकों तक उसका उपयोग के बारे में जानकारी पहुंचाना। इसके साथ साथ जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है देश में, तो औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको भी बीआईएस द्वारा विभिन्न प्रकार के सत्यापन कराए जाते हैं, चाहे वो आईएसआई मार्किंग हो और मार्किंग हो या कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम है। वो सारी जो योजनाएं हैं वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संचालित की जाती है और इन दोनों मुख्य धाराओं को जोड़ने का काम करता है हमारे तीसरे प्रयोगशालाओं की उपलब्धता। भारतीय मानक ब्यूरो के जो तीन मुख्य मैंने आपको बताए, जिन विषयों पर हम काम कर रहे हैं, मानक का निर्माण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रयोगशाला प्रबंधन। अब जो हम करते हैं विश्व मानक दिवस की, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रमुख मानकीकरण के संगठन है। एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम आईएसओ के नाम से जानते हैं। एक है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, को आईईसी के नाम से जानते हैं। और तीसरा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएसओ और आईईसी में भारतीय मानक ब्यूरो संस्थापक सदस्य के तौर पर काम कर रहा है और उनकी विभिन्न प्रकार की तकनीकी समितियों की बैठक विश्व स्तर पर होती है, उसमें हमारा प्रतिभाग होता है। आपको बताते हुए मुझे ये हर्ष होता है कि नवंबर में इसी माह में भारतीय मानक ब्यूरो ने आईईसी की जनरल बॉडी मीटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उसका आयोजन न्यू दिल्ली में प्रथम जो सप्ताह है नवंबर का उसमें किया और इसमें विभिन्न देशों के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। तो इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी वित्तीय उपकरणों और संचालन से संबंधित मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, उन पर विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के तकनीकी तत्वों के द्वारा सुझाव दिए गए, नए मानकों के बारे में प्रस्ताव आए और एक बहुत ही सफल आयोजन हुआ। तो इन तीनों संगठनों के साथ मिलकर विश्व स्तर पर विभिन्न अलग अलग देशों के मानक संस्थान है वो विश्व मानक दिवस मनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय मानक जो राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है, तो हम लोग भी 14 अक्टूबर को इसका जो आयोजन है तो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे, बहुत ही मेगा स्तर पर हम करेंगे। परंतु इस बार हमने ये भी सोचा कि इसको एक पूरा मासिक एक महोत्सव के स्तर पर बनाया जाए, तो हम इसको पूरे 30 दिन आप कह सकते हैं 14 अक्टूबर से पहले कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार के हितधारकों के कार्यक्रमों के माध्यम से इसको मना रहे हैं। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो का जो उत्तराखंड में अस्तित्व है वो देहरादून में हमारी शाखा कार्यालय है। तो उत्तराखंड के समस्त 13 जिलों में मानकीकरण संबंधित गतिविधियों को, इंडस्ट्री को लाइसेंस देने में इन सभी कार्यों में संलग्न है। परंतु हमारे पास उत्तर प्रदेश के जो निकटवर्ती 5 जिले हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, पीलीभीत, ये अभी हमारे ही क्षेत्राधिकार में आते हैं। और इसके अलावा निकटवर्ती एक जिला हिमाचल का सिरमौर, ये भी हमारे क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट है जिनके अंदर मानकीकरण की गतिविधियों का संचालन भारतीय मानक ब्यूरो का देहरादून शाखा कार्यालय कर रहा है। इस बार मानक महोत्सव को मनाने के लिए हमने ये सोचा कि हम हर क्षेत्र में जाए, हर जिले में जाए और ये अपना संदेश जो भी हमारे संबंधित उपभोक्ता है या सरकारी संगठन है उनको दे कि मानकों का जो आज का समय है उसमें उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। तो इसी सिलसिले में हमने कुछ कार्यक्रम जो अभी कर लिए हैं, उसमें पांवटा साहब ने बहुत ही बड़े स्तर पर मानक महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें की औद्योगिक इकाइयां चाहे वो कालाअंब में हो या पांवटा साहब में हो, फार्मा से जुड़ी हुई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जुड़ी हुई, सीमेंट से जुड़ी हुई, उन सबके अधिकारी उसमें सम्मिलित हुए। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, जहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो ने मानक क्लब बनाए हैं, वो भी बड़ी तादाद में वहाँ पर आए। और इसके साथ साथ जो सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त उपभोक्ता संगठन है, ये एनजीओ से उनके प्रतिनिधि भी आए। ये जो कार्यक्रम किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी हमारे बीच में हमारे उपभोक्ता हैं, उनको आज उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाए। आप सभी जानते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी हमारे देश में लागू है और उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि वो उच्च गुणवत्ता का उत्पाद बाजार से खरीद सके। और भारतीय मानक ब्यूरो में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, क्योंकि हम लोग
समय में 7 तारीख को ऐसा ही एक आयोजन के 5 जिले हमारे यहाँ जिला में आते हैं, वहाँ मुजफ्फरनगर में भी हम ऐसा ही एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और इन सब समारोह का समापन जो है 9 तारीख को हमारा रुद्रपुर में कार्यक्रम है, जिसमें कि हम तारगंज, रुद्रपुर, हल्द्वानी, निकटवर्ती काशीपुर में जितनी भी औद्योगिक इकाइयां चाहे ट्रैफिक से जुड़ी हो, पेपर इंडस्ट्री जुड़ी हो या ऑटोमोबाइल से जुड़ी इंडस्ट्री है, उन सबको वहाँ पर हमने आमंत्रण दिया है। ये मानव महोत्सव क्षेत्र से संबंधित जो भी गतिविधियां उनको टारगेट करके किए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख आयोजन होगा वो 14 अक्टूबर को देहरादून में ही होगा और वो और भी व्यापक स्तर पे होगा, जिसमें हम देहरादून क्षेत्र में जो सचिवालय स्तर पर सरकारी विभाग है उनको निमंत्रण देंगे, चाहे वो लोक निर्माण से जुड़ा हो, चाहे सिंचाई विभाग हो या जन कल्याण से जुड़े, महिला सशक्तिकरण से जुड़े, ये सारे ही जो भी विभाग भारतीय मानक ब्यूरो से मानकों के माध्यम से कहीं ना कहीं जुड़े, तो इनको हम लोग बुलाना चाह रहे हैं। और इसी सिलसिले में कई प्रकार की संवेदीकरण गतिविधियां भी हमने प्लान करी है। उस योजना के अंतर्गत एक तो ये प्लान है, 13 के 13 जिले जो उत्तराखंड के हैं और बाकी जो 6 जिले हमारे उत्तर प्रदेश और हिमाचल के मिला के हमने बताए, वहाँ पर जितने भी सरकारी कार्यालय है जिला स्तरीय, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रमुख हमारे विभाग होते हैं, लोक निर्माण या कृषि से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित, वहाँ पर हमारे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए मानक निगम जो स्कूलों में है उनके छात्र उन सरकारी विभागों में जाएंगे और वहाँ के जो अधिकारी है उनको मानकों के बारे में उनको संवेदीकरण कार्यक्रम के माध्यम से चेक करेंगे, उनको बताएंगे विभिन्न प्रकार की जो कार्य योजना है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो राज्य सरकार की है, उनमें मानकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। समय पर हम प्रवर्तन भी करते हैं, एनफोर्समेंट भी करते हैं। समाज में जो भी इस प्रकार के सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जैसे इस प्रकार की नीतियां फैली हुई है, बिना आईएसआई या बिना गैस मार्किंग के भी आप उनको उत्पाद को खुलेआम बाजार में दे सकते हैं, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। तो हमारा निवेदन है आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितने भी छात्रों में ज्यादा उत्पाद है, एक उपभोक्ता भी सचेत हो और ये सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पे है, वहां से देख कर ही उस उत्पाद को ले। और सबसे साधारण देखिए तरीका क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने उपभोक्ताओं को सशक्त करने के लिए गैस केयर ऐप का निर्माण किया। आईफोन में ये मिल जाती है, तो उससे आप जब भी कोई सामान बाजार से खरीदे तो क्या कहते हैं लाइसेंस नंबर वो भी उस पर इंगित है। आईएसआई स्कीम के अंतर्गत 10 डिजिट का 10 अंकों का लाइसेंस नंबर होता है। जो सीआरएफ स्कीम है उसमें 8 डिजिट का नंबर होता है और हॉलमार्किंग जो कि बहुमूल्य सोने और चांदी पे की जाती है उसमें 6 डिजिट का नंबर होता है। ये अंकों को आपको गैस के रख में डाल के सत्यापित कर लेना है क्या वो गैस सर्टिफाइड है कि नहीं है। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि कोई भी ट्रेडर या जो आपको विक्रेता करने के प्रयास कर रहा है, वहीं आप इस ऐप के माध्यम से शायद भी भारतीय मानक ब्यूरो में दर्ज करा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि ये अनिवार्य है, आदेशों का अनुपालन एक उपभोक्ता के लिए भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और विषय मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसने ओमनीबस टेक्निकल रेगुलेशन बहु प्रयोजन हमारे तकनीकी विनियम जारी किए हैं, जिसको कि 1 सितंबर 2026 तक अनिवार्य कर दिया जाएगा। के अंतर्गत जितनी भी हैवी मशीनरी है, चाहे वो सड़क निर्माण में हो, चाहे वो खनन के उपयोग में आती हो, यहाँ तक कि हर प्रकार के ट्रांसफार्मर, हर प्रकार के जनरेटर इंक्लूडिंग डीजल जनरेटर, ट्रेन, ये सब जो है अब भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएसआई सर्टिफाइड होने चाहिए। और इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने अभी एक नई स्कीम लॉन्च करी है जिसको हम कहते हैं स्कीम 10। ये स्कीम 10 इस बात को ध्यान में रखते की गई है कि बहुत से ऐसे हितधारक हैं जिनको लाइसेंस अब लेना पड़ेगा, लेकिन लाइसेंसिंग प्रक्रिया को साधारण और एक सरल तरीके से उनको प्रस्तुत किया जा सके, उसमें जो भी विषमताएं उनको दूर किया जा सके, तो स्कीम 10 लाई गई जो कि बहुत ही सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से हम उन जो भी निर्माण करने वाले इकाइयां हैं, चाहे वो क्रेन बनाती हैं, मशीन बनाती हैं, माइनिंग टूल्स बनाते हैं, जनरेटर बनाते हैं, उनको लाइसेंस हम बहुत ही सहज भाव में दे पाए। ये एक संदेश मैं देना चाहूंगा जो भी लोक निर्माण से संबंधित व्यक्ति इस काम में लगी है या जो विभाग इस काम में लगे हैं, कृपया सुनिश्चित कर लें कि सितंबर 2026 के बाद बिना आईएसआई मार्क के कोई भी वस्तु जो है बाजार में नहीं बेची जा सकती। एक और महत्वपूर्ण विषय आप सभी लोग पढ़ेंगे हॉलमार्किंग के बारे में। हॉलमार्किंग
में जो सोने के आभूषण है उन पर जो हॉलमार्किंग की जाती थी सन 2021 में वो अनिवार्य हो गई थी और सन 2023 में एक नई मार्किंग प्रक्रिया हमने जारी करी जिसको हम कहते हैं हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर HUID नंबर। अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो सिल्वर में हॉलमार्किंग है उसको भी अब हम नए स्तर पर जारी करें और वो जो हॉलमार्किंग है वो भी अब सोने के आभूषण की हॉलमार्किंग की तरह HUID होगी, यानी कि उसमें भी 6 डिजिट का नंबर इंक्लूड होगा। थोड़ा सा मैं आपको इसका इतिहास बताऊं तो सन 1999 में आरबीआई की गवर्निंग काउंसिल ने ये जिम्मेदारी भारतीय मानक ब्यूरो को दी। समस्त देश में हॉलमार्किंग स्कीम का संचालन भारतीय मानक ब्यूरो करेगा और सन 2004 की ये स्कीम हमारे बीच में है। जैसे आपको मैंने बताया कि सन 2021 में जाकर तो सोने के आभूषण की हॉलमार्किंग वो अनिवार्य हुई, चांदी पे नहीं। चांदी पे उसको अनिवार्य करने के लिए सरकार अभी वो विचार है और उस पर काम चल रहा है, लेकिन स्वैच्छिक स्कीम HUID मार्क के साथ 20 सितंबर 2025 से जारी हो चुकी है और जो भी आभूषण बिकेगा चांदी की और वो हॉलमार्किंग लेना चाहता है तो उसको HUID नंबर के हिसाब से हॉलमार्किंग लेनी पड़ेगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस समय समस्त देश में 373 ऐसे जिले हैं जहां पर की गोल्ड की हॉलमार्किंग अनिवार्य है, समस्त जिलों में नहीं है। इसका कारण हमने पहले भी कई बार चर्चा में बताया है कि हॉलमार्किंग को अनिवार्य उसी जिले में किया जा रहा है जहाँ पर उसको जांचने वाला सोने की शुद्धता को जांचने वाला जांच केंद्र है, तो हम AHC कहते हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो हमारे केवल 6 जिले हैं जहाँ पर ये AHC उपलब्ध है, अल्मोड़ा में, औरागढ़ में, नैनीताल में, और अगर गढ़वाल की बात करें तो देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, यही 6 जिले हैं जहाँ पर अभी हॉलमार्किंग अनिवार्य है। बाकी जिलों में क्योंकि जांच केंद्र नहीं है, आने वाले समय में जब वहाँ पर AHC सेंटर बन जाएंगे वो भी अनिवार्य के अंतर्गत आ जाएंगे। चांदी की व्यवस्था लेके विभाग की बात है कि अभी जितने भी जांच केंद्र है वहाँ पर जांच की प्रक्रिया उस स्तर पर नहीं है। और समस्त देश की अगर मैं बात करूँ तो 1600 जांच केंद्र ऐसी हैं और सोने की जांच करते हैं, लेकिन 250 ही केवल हमारे ऐसे जांच केंद्र पूरे देश में वो सिल्वर की करते हैं। पहले भारतीय मानक ब्यूरो प्रयास कर रहा है कि ढांचागत व्यवस्था बन जाए जांच की, तब इसको अनिवार्य किया जाएगा, परंतु स्वैच्छिक ये स्कीम जैसे मैंने आपको बताया सितंबर से लागू हो चुकी है। और मार्केट में जो मुख्य बात हमें देखनी होती है कि जब भी आप कोई आभूषण खरीदें तो उसमें आपको एक तो गैस का लोगो देखना है, इसके अलावा सोने में हम क्या जांचते हैं उसकी शुद्धता, जो कि कैरेटेज के क्रम में देखी जाती है, लेकिन हमारा जो मानक है उसका IS कोड है 1417 उसमें उसके समानांतर एक और टर्म यूज होता है फाइननेस। अगर मैं आपको बात करूं कि 22 कैरेट सोना की समानांतर फाइननेस क्या है 916, ये दोनों जो अंक है ये उससे इंक्रीज होने चाहिए, गैस का लोगो होना चाहिए और इसके अलावा 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक HUID नंबर होना अनिवार्य है। अगर ये सारी जानकारी आपको सोने के आभूषण में मिलती है तो वही वास्तविक हॉलमार्क सोने का आभूषण कहलाएगा। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वो फेक हॉलमार्क होगी और हम अनुरोध करते हैं कि जिसके भी संज्ञान में ये बातें आए तो कृपया करके इसकी शिकायत भी दर्ज कराएं। सिल्वर में क्या होने वाला है? सिल्वर में गैस का लोगो लगेगा, साथ में एक टर्म लिखा जाएगा सिल्वर MILVER और उसके बाद उसकी भी शुद्धता जो फाइननेस में है वो उसमें इंगित होगी 999 या जो भी है, और बाद में उसमें भी हम 6 डिजिट का ये अंक डाल दिया गया है। सिल्वर का हॉलमार्किंग इसलिए भी जाना आवश्यक था, आप सभी लोग जानते हैं सिल्वर भी वैसे बहुमूल्य धातु है लेकिन उसका रेट सोने के जो है कम है, बहुत होती है, इसको भी समय के साथ अनिवार्य करना हमें लगता है आवश्यक है, परंतु अभी सबसे लेकर जारी कर दी गई। आम उपभोक्ता से मैं फिर अपील करूंगा चाहे वो हमारे आम जीवन में उपयोग में आने वाले हो, हॉलमार्क हो, गैरेज वाले प्रोडक्ट हो, कृपया कर व्यापक स्तर पर हमारा जो गैस ले रहा है उसका उपयोग करें और किसी प्रकार की खरीद या किसी भी प्रकार के फेक और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से आप बचें। ये कुछ मुख्य बातें थी जो हम आपको बताना चाहते थे। एक और महत्वपूर्ण बात इससे पहले हम इस बात
उत्तराखंड में IIT रुड़की, जीबी पंत टेक्निकल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर से संबंधित है और DGX संस्थान है ग्राफिक एरा, इनके साथ हमने MOU साइन किए। NIT उत्तराखंड के साथ भी किया गया है, लेकिन उनका अभी परिसर व्यापक स्तर पे कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन ये वो शिक्षण संस्थान है जो आप सब भली भांति परिचित है, देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में इनका नाम आता है। तो ये MOU करने का हमारा उद्देश्य क्या था, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए, उन्होंने बनाए हैं वो उत्पादों से संबंधित भी है, वो व्यवस्थाओं से संबंधित भी है और प्रक्रियाओं से भी संबंधित है, परंतु अभी देखा गया विगत कुछ वर्षों में उसकी उपयोगिता और व्यापक स्तर पर नहीं थी। तो इन शिक्षण संस्थानों के बाद हमने क्या प्रयास किया है कि हम MOU करने के बाद यहाँ के जो शोधार्थी हैं, तो यहाँ के विद्यार्थी हैं, अगर कोई ऐसा विषय है जिसमें कि आज भारतीय मानक हमारे बीच में नहीं है, किसी भी वस्तु पे या किसी भी व्यवस्था पे, तो हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं एक इंस्टीट्यूशनल वे में, संस्थागत तरीके से कृपया करके एक प्रस्ताव दीजिए और जो कि शोध में आधारित हो, ये एक ऐसा विषय जिसमें कि भारतीय मानक नहीं है, आप बनाइए। और जब इस तरह का कोई शोध पत्र हमारे पास आएगा उन MOU पार्टनर इंस्टीट्यूट से, तो उनको उचित रिवॉर्ड भी हमारी तरफ से दिया जाए। और एक प्रयास हम उनके साथ और कर रहे हैं, तो 23,000 मानक मैंने आपको बताया कि मानक हमारे समानांतर जो वैश्विक स्तर पर जो स्टैंडर्ड की क्वालिटी है उसके बराबर हो, उसके लिए निरंतर उनका पुनरीक्षण भी होना चाहिए, रिवीजन भी होना चाहिए। तो उन शोधार्थियों का हमने ये भी कहा है कि कारण मैं फिर लेता हूँ, जैसे कि चीनी फैक्ट का हमने दिया, तो उसका एक मानक है IS 374। अब हमने उसमें जो भी जांच के बिंदु डाले, किस किस पॉइंट पे आप चेक करेंगे कि परफॉर्मेंस पे ये खरा उतरे। अगर आपको लगता है कि कोई चीज में नहीं सम्मिलित की गई है मानक में और आप चाहते हैं कि उसमें एडिशनल अतिरिक्त जानकारी दी जाए, तो वो शोधार्थी एक और शोध पत्र हमें देगा। तो हमारे वर्तमान में मानक स्थापित हो चुके हैं। एक वो विषय जिसमें कोई मानक हमारे देश में नहीं है और एक वो विषय जिसमें है लेकिन उसमें संशोधन की एक स्कोप है, एक वजह है कि हम उससे और स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे पास आज की तारीख में गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी में 17 स्टूडेंट चैप्टर हमने खोले हैं अलग अलग विभागों में, एग्रीकल्चर साइंस में, वेटरनरी साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी में। इसी प्रकार से IIT रुड़की में 14 स्टूडेंट चैप्टर खोले गए हैं। अर्थ साइंस में, वाटर एंड हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट में अलग अलग विभाग हैं और ग्राफिक एरा में भी 10 स्टूडेंट चैप्टर खोले गए हैं। इसके साथ हम निरंतर विभिन्न प्रकार की तकनीकी सेमिनार कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको 2 विषय बताए उन पे इनके शोध करवा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो मानक भारतीय मानक जो बना रहा है वो बिना किसी आधार के, बिना किसी शोध के प्रकाशित ना हो, इसलिए आज हमने एक संदेश देके ये अनुबंध किए हैं। और आने वाले समय में और भी जो हमारे यहाँ शिक्षण संस्थान है, अगर वो चाहते हैं भारतीय मानक ब्यूरो के साथ वो अनुबंध करना, तो उनको यह संदेश है कि आप आगे आइए और अपने यहाँ जो भी विशिष्ट कार्य आप कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके बारे में हमें बताएं। साथियों, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को आ रहा है। इस बार का थीम है पार्टनरशिप फॉर गोल। आप सब लोग जानते होंगे सतत विकास लक्ष्यों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए। उनमें जो 17वां सतत विकास लक्ष्य है वो है पार्टनरशिप फॉर गोल, यानी लक्ष्यों को साझेदारी से प्राप्त करना। और जब हम साझेदारी की बात करते हैं तो उसमें एक आम उपभोक्ता भी आता है, उसमें सरकारी तंत्र भी आता है, उसमें निजी व्यवस्थाएं भी आती है। हम सब लोगों को मिलकर सम्मिलित प्रयास कर एक बेहतर विश्व का निर्माण करना है और यही थीम संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमेशा दी है कि बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, कि हम सब लोग अपने अपने निजी योगदानों से कैसे इस विश्व को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य को सतत विकास लक्ष्य में नंबर 1 का स्थान दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उम्मीद करते हैं भारतीय मानकों के साथ जितने भी यहाँ पर संगठन है, कार्यालय है, वो सब इस भाव को समझेंगे और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना अपना निजी योगदान देंगे। आज यही मुख्य विषय है जो आपसे हम परिचर्चा के माध्यम से आपको बताना चाहते थे। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा अगर किसी प्रकार के सवाल है तो हम उसके लिए अभी दशहरा के बाद जो सबसे ज्यादा बिक्री होगी वो सोने की होगी। हाँ तो वो आपने होल मार्केट बना दिया, क्या गारंटी है होल मार्क लगने के बाद क्वालिटी सही है, क्या गारंटी है?
पहली गारंटी है कि आप बिना वो गैस के रैप के जांच किए खरीदिए मत, क्योंकि हॉलमार्किंग में काउंटर फिटिंग आज की तारीख में नकली हॉलमार्क बहुत बाजार में बिक रहा है। मेरा फिर से संदेश है, पहले मोबाइल उठाइए, एंड्रॉइड ऐप में या iOS में गैस के ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे 6 अंकों का जो अल्फान्यूमेरिक कोड है डाल दीजिए। अगर उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है तो खरीदिएगा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शिकायत भी एक सजग नागरिक होने के नाते कर दीजिएगा। और रही बात, आपको लगता है कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा वैसे होगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सिटीजन चार्टर है, विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर हमें इसका निस्तारण करना ही करना है। फिर भी आप आमंत्रित है, हमारा कार्यालय देहरादून में ही है, कृपया करके हमारे कार्यालय आए, हमें सूचना दीजिए कहाँ पर जो है इस तरह की गतिविधियाँ आपको देखती है गलत हो रही है, हम वहाँ छापा मारेंगे, जो भी उचित दंडात्मक कार्रवाई है वो करवाएंगे। सोने के देखिए, अगर अंकों में बात करी जाए तो 16 से 17 ऐसी ऑपरेटिंग इकाइयाँ हैं, क्योंकि ये गोपनीय जानकारी है, बहुत ज्यादा तो आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन प्रवर्तन कार्रवाइयाँ की हैं और ऐसी ऐसी जगह करी है। मैं पहले खबर करूँ फिर आपको प्रश्न करेंगे। तो आपने पूछा वो बता रहा हूँ, चाहे वो हमारे हॉलमार्किंग सोने के आभूषण को भंगुर है उससे संबंधित एनफोर्समेंट रेड हो, चाहे हमारे निजी जो हमारे, मैं आपको नाम ले लेता हूँ, ये ग्लासेज है जो भवन निर्माण में उपयोग में आते हैं, टफन ग्लास, इनकी यूनिट में भी छापे मारे। यहाँ तक कि जो कैटल फीड है, तो इनको ऑर्डर दिया जाता है कैटल को, पशु को खाने का चारा, उसमें भी ISI मार्किंग करती है, तो ऐसी यूनिट में भी छापा मारे गए। ऐसी विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ जिन पे छापे मारे गए। कितनी छापेमारी कार्रवाई आपने की और कितनों पे कार्रवाई हुई? अब मैं बोला, 16 से ज्यादा हमने प्रवर्तन कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन उसमें से 2-3 पे हमारा निर्णय आ चुका है, वो भारतीय सीमांत ब्यूरो के फेवर में है और उचित पेनल्टी जो है, जो आपका ऑफेंडर है, ये किया है जो गलत काम, उसको देना पड़ा अंडर दैट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन बाकी अभी अंडर कंसिडरेशन है कोर्ट खाद्यान्न सामग्री खाद्य सामग्री पे। देखिए, हमारा नियंत्रण नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, देश में जितनी भी खाद्य निरंतर को संबंधित गतिविधियां हैं वो ऐसे ही करता है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन और इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट है उन पर हम बात जो आप बता रहे हैं इसके प्रचार प्रसार के लिए आप नया कदम उठाए हैं। उसमें कदम तो ये है कि हमारा जो मीडिया, हमारा जो मीडिया के माध्यम बनता है कि हम एडवर्टाइजिंग के माध्यम से जो हमारे ऐड निकलते हैं उससे हम बताएं कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं तो अनिवार्य है। एक तो वो हो गया, लेकिन प्रचार प्रसार केवल ऐड से नहीं होता है, आपके ग्राउंड लेवल पे जाना भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत 1 साल में मुख्यतः जो भी हमारे दूरस्थ स्थान है, अभी मैं आपको बताऊं कि पिथौरागढ़ से लेकर रुद्रप्रयाग तक और उत्तरकाशी तक हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर गांव के लोगों को जानकारियां दी हैं गैस के बारे में, उसकी स्कीम के बारे में, मानकों के बारे में। इसके अलावा जो जिला समूह है, कर्णप्रयाग से लेकर उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक हर जगह हमने ये चौरी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके अलावा एक बात और ऐड कर दूं कि हमारे रिसोर्स पर्सन है पूरे हमारे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे उपलब्ध है, तो वो जो विभिन्न हेल्थ ग्रुप है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इन सब के बीच जागरूकता कार्यक्रम निरंतर कर रहे हैं। आज की तारीख में 100 से ज्यादा ऐसे कार्यक्रम हम कर चुके हैं पिछले 1 साल। तिवारी जी, और आप कह रहे हैं कि जूते से लेके हर सामान पे BIS हॉलमार्क है, तो ऑनलाइन सामान आ रहा है उसमें पैकिंग तो होती नहीं है, वो प्लास्टिक की पन्नी में पैक करके देते हैं, उसकी गुणवत्ता के बारे में क्या आपका मानक फेरो सोच रहा है? बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, जी, अगर आपने मीडिया के माध्यम से पढ़ा हो, 4-5 महीने पहले देशव्यापी जो बड़े बड़े ई-कॉमर्स पोर्टल हैं, नाम लेने मुझे नहीं लगता, अमेज़न और फ्लिपकार्ट, इनके जितने भी वेयर हाउसेज हैं, चाहे वो बेंगलोर में थे, चेन्नई में थे, दिल्ली में थे, सब जगह छापे मारे गए और भारी तादाद में तो ऐसी सामग्री को हमने जब्त किया जिससे कि अनिवार्य प्रमाणीकरण के अंतर्गत वो प्रमाणित नहीं थे। एक कार्य तो हमने ये किया। फिर दूसरा स्टेप आया, जैसे इन महानुभाव ने पूछा कि आपने कोर्ट के माध्यम से कुछ आगे बढ़ाया, कोर्ट केस तो कर दिए गए, लेकिन हमने जो इनके जो भी अधिकारी हैं या मैनेजर हैं उनके साथ भी वार्ता शुरू करी। आप वो सारे उत्पाद अपने इन पोर्टल से हटा दीजिए जहाँ पर कि ये केंद्र सरकार की अनिवार्यता है। अब देखिए, ये है निजी संगठन, ये डायरेक्ट हमारी बात सुनेंगे नहीं, तो आप शायद
शायद जानते होंगे सरकारी खरीद फरोख्त में जेम पोर्टल एक है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, वहां पर हमें सफलता पहले मिली है क्योंकि वहां पर उनके पदाधिकारियों के साथ उनके पिछले साल बैठक हुई और आज जेम पे मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि शायद एक तो देखो अदरवाइज कोई भी प्रोडक्ट जो मैंडेटरी है बिना ISI या तो हॉलमार्क के वहां नहीं मिलेगा। तो लीजिए अब हमने बात करी है तो जैसे कोर्ट के का निस्तारण होता है उसकी जो कार्रवाई होगी वो तो होनी ही है लेकिन तब तक तो वो दबा के माल बेच रहे हैं। रेगुलर। हाँ। देखिए एकदम से आप सोचते कि बिल्कुल घर जाएगा सामान और एकदम आप राम राम परिकल्पना करना अलग बात है लेकिन ग्राउंड पे बात करना अलग बात है। इतना विस्तार से हमारे देश में खरीद होती है तो हर गली नुक्कड़ में जाके चेक करना बहुत मुश्किल है लेकिन हाँ हम तो उचित न्याय संगत प्रक्रिया के माध्यम से जा सकते हैं क्योंकि मैं देखिए किसी को बोलूँ आप करो तो कहता हम नहीं करेंगे, हम तो ग्लोबल प्लेयर हैं, हमारे पास उनके रिप्रेजेंटेटिव आके कहते हैं हमारा अमेरिका में बिकता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया में बिकता है, तो हमने एक ही बात करी देश हमारा है, भारत में भारत के कानून चलेंगे। बिल्कुल आप ये बात तो मानेंगे। ट्रम्प साहब ने जब टैरिफ लगाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला ले लिया कि मार्केट क्या दूसरा ढूंढ लें लेकिन अपने प्रोडक्ट का मार्केट ढूंढेंगे जहां पर उसकी इज्जत हो और इज्जत आपकी है आपकी क्वालिटी और गुणवत्ता पे। तो प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोला है कि जो भारतीय उत्पाद हो वो मानकों के खरीद कसौटी को खड़ा उतरे इसलिए भारतीय मानक ब्यूरो को बहुत ही गंभीरता से कार्य करना है। चलिए ये ठीक है। आपका प्रश्न का